अगर सीएपीएफ की बात करें, इट इज द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये पुलिस की फोर्सेज हैं, एमएचए के अंडर में आती हैं। दे आर टोटल 5 ऐसी फोर्सेज जिनमें डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, 2 अदर फोर्सेज हैं लाइक सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। डिफरेंसेस बिटवीन द सीडीएस एंड द सीएपीएफ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है इंडियन आर्म फोर्सेज की या सीएपीएफ की, रैंक्स में क्या डिफरेंस है, सैलरी में क्या डिफरेंस है, एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस में डिफरेंस है, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द सीडीएस एंड द सीएपीएफ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है इंडियन आर्म फोर्सेस की या सीएपीएफ की, रैंक्स में क्या डिफरेंस है, सैलरी में क्या डिफरेंस है, एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, एज क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस में डिफरेंस है, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो सीडीएस का एग्जाम है वो थोड़ा टफर साइड पे देखने को मिल रहा है। 2024 का सीएपीएफ का एग्जाम भी टफर साइड था। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस एग्जाम में लक का फैक्टर रहता है, किस स्टेज पे लक का फैक्टर रहता है, किस स्टेज को पे आप स्मार्ट वर्क से क्रैक कर सकते हैं, किस स्टेज को आप हार्ड वर्क से क्रैक कर सकते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स में माइंड में ये डाउट भी रहता है कि मैं एक सीडीएस एस्पिरेंट हूँ, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, शुड आई ऑप्ट फॉर द सीएपीएफ एग्जाम और नॉट। सेम वाइस वर्सा कि सीएपीएफ की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मुझे सीडीएस का एग्जाम लिखने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड 300 डे स्टडी प्लान ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके कर लीजिए। माइक्रो लेवल एनालिसिस की गई है, जिसमें आपको टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं, डे प्रोवाइड किए गए हैं, सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2। दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि हमारे ऑफलाइन बैचेज आर अवेलेबल। अगर आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच है 25 सितंबर से दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। अगर फर्दर कुछ जानकारी चाहिए तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेज आर ऑल्सो अवेलेबल। एवीकेएस इज वेल नोन फॉर सीएपीएफ एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए हम काम करते हैं। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं मिल सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। जो हमारा मटेरियल है, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी डेडिकेशन है टुवर्ड्स द सीएपीएफ एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, वी हैव 9 ईयर एक्सपीरियंस इन द सीएपीएफ फील्ड, पर्टिकुलरली हम सीएपीएफ में डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करूं तो सीडीएस एग्जाम होता है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए। इंडियन आर्म फोर्सेज में 3 फोर्सेज आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, जो हम मेजरली इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी में डील करती हैं। मीन्स हमें फॉरेन अटैक से प्रोटेक्ट करना या कोई वार जैसी सिचुएशन हो जाए तो ये तीनों फोर्सेज एक्टिव हो जाती हैं। अगर सीएपीएफ की बात करें, इट इज़ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये पुलिस की फोर्सेज हैं, एमएचए के अंडर में आती हैं। दे आर टोटल 5 ऐसी फोर्सेज जिनमें डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, 2 अदर फोर्सेज हैं लाइक सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम देते हैं। दोनों ही एग्जाम सीडीएस एंड सीएपीएफ यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर रैंक्स की बात करें तो सीडीएस में आप एक कैंडिडेट लेफ्टिनेंट रैंक से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल एंड मैक्सिमम पोस्ट फील्ड मार्शल तक वो पहुंच सकता है। इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। सेम अलग रैंक्स हैं फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में वो फ्लाइंग ऑफिसर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। और अगर सीएपीएफ की मैं बात करूं तो असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि एक गस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, डे 1 से एक कैंडिडेट अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है तो वो कंपनी कमांडर डे 1 से रहता है। जबकि कंपनी कमांडर का रोल एक डिफेंस, जो हमारा कोर डिफेंस एरिया में इंडियन आर्मी की मैं बात करूं तो मेजर रैंक से मिलना स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको डे 1 से आपको मिलना स्टार्ट होगा असिस्टेंट कमांडेंट को। असिस्टेंट कमांडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, असिस्टेंट कमांडेंट, देन डिप्टी कमांडेंट, देन 2IC, देन कमांडेंट, उसके बाद डीआईजी, आईजी, एडीजी एंड डीजी। डीजी की पोस्ट 100% रिजर्व्ड है फॉर द आईपीएस। मीन्स एक असिस्टेंट कमांडेंट मैक्सिमम एडीजी लेवल तक जा सकता है। दिस ऑल अबाउट द। अगर रोल्स की बात करें तो सीएपीएफ का मेजर रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में डील करना, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, दीज आर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज। बट इनका मेन मैंडेट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज के अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी में, इलेक्शन ड्यूटी में, नक्सलाइट को काउंटर करने के लिए डेडिकेटेड फोर्सेज कोबरा या सीआरपीएफ इज देयर। अनरेस्ट सोसाइटी में उसको टैकल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स इज ऑल्सो ए विंग ऑफ सीआरपीएफ।
जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए CISF इज़ देयर। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उससे डील करने के लिए सेंटर की खुद की पुलिस फोर्स है, जिसको हम CAPF के नाम से जानते हैं। डिजास्टर के लिए NDRF इज ऑल्सो देयर, इट इज़ 100% डेपुटेशन फोर्स। अगर NSG वगैरह की बात करें तो ये रिजर्व फोर्सेस हैं और ये 100% डेपुटेशन फोर्सेस है। एंटी टेररिस्ट फोर्स आप इसको बोल सकते हो NSG, जिसमें डेपुटेशन स्टेट पुलिस से, इंडियन आर्म फोर्सेस से और CAPF से होके जाता है। रैंक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सैलरी की बात करें, एक असिस्टेंट कमांडेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट, क्योंकि जब CDS के थ्रू स्टूडेंट की एंट्री होती है तो लेफ्टिनेंट रैंक पे जाता है और यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे जाता है। लेवल की बात करें तो दोनों ही सेम लेवल पे रहती हैं, बेसिक सैलरी बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो उनको एक अलाउंसेस अलग से वो मिलता है, वो है मिलिट्री अलाउंसेस, मिलिट्री पे। तो एज कम्पेयर टू असिस्टेंट कमांडेंट उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी क्या होगी ये उसकी पोस्टिंग पे भी डिपेंड करेगी। अगर उसकी छत्तीसगढ़ जैसे टेरेन में या ऐसे एरिया में या हाई एल्टीट्यूड में वो सर्व कर रहा है तो उसकी सैलरी 90,000 to 1 लाख हो सकती है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द पोस्टिंग, अब किस सिटी में पोस्टेड है, रिस्क अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं, अदर अलाउंसेस आपको कितने मिल रहे हैं। सेम अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो अबव 1 लाख उसकी सैलरी होती है, 1,10,000 1 लाख से जो स्टार्टिंग वो सेम, वो भी पोस्टिंग पे डिपेंड करेगी। जो बेसिक सैलरी है वो दोनों की सेम रहती है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो CDS की जो एंट्री है वो 19 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और 24 ईयर तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें फर्दर विंग्स होती हैं। देयर आर 2 कमीशंस, परमानेंट कमीशन एंड द शॉर्ट सर्विस कमीशन, OTA फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन CAPF में ऐसा नहीं है। CAPF आपकी 60 की एज तक आप जॉब कर सकते हैं, जो भी सर्विस आप देना चाहें वो 60 की एज तक वो दे सकते हैं। लेकिन स्टेगनेंसी की अगर बात करें, प्रमोशन की बात करें तो मिलिट्री इंडियन आर्म फोर्सेस में भी स्टेगनेंसी देखने को मिलती है और CAPF में भी कुछ हद तक स्टेगनेंसी देखने को मिलती है। लेकिन IPS का जो डेपुटेशन है वो CAPF में हो सकता है, इंडियन आर्म फोर्सेस में IPS वगैरह का डेपुटेशन नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट द एज क्राइटेरिया एंड प्रमोशन, सैलरी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिलेबस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। CDS और CAPF दोनों ही UPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम पैटर्न में CDS की अगर बात करें तो इसमें इंग्लिश का एग्जाम होता है, GS का एग्जाम होता है और मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, मैथ्स का। ये दोनों OTA के लिए होते हैं और इंडियन आर्मी एयरफोर्स के लिए, अदर जो परमानेंट कमीशन के लिए तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे। CAPF में 2 पेपर होते हैं, सेम डे होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 इज सब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 में सेम GS का जो सिलेबस है प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग रहता है। और अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें 4 ऐसे आपको लिखने होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, 2 रिपोर्ट लिखनी है, एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, एक प्रीसी राइटिंग और 25 मार्क्स की ग्रामर रहती है। लेकिन इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे। CDS वाले एग्जाम में तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। स्टेजेस की बात करें, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, दिस इज द CAPF एंड दिस इज द CDS। अगर कोई एस्पिरेंट CAPF की प्रिपरेशन करता है तो ऑटोमेटिकली उसके CDS के रिटर्न की प्रिपरेशन हो गई, आप ऐसा समझिए। क्योंकि एज कम्पेयर टू CDS, CAPF का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव नेचर की चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो इंग्लिश भी प्रिपेयर हो जाती है। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है कि आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CAPF भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड CDS की स्टेजेस की बात करें तो CDS में पहले रिटर्न होता है, देन SSB होता है, देन मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। SSB यू नो वेरी वेल 5 डे प्रोसेस है और लक बहुत मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, लोगों को बताया नहीं जाता कि वो क्यों फेल हो रहे हैं और क्यों पास हो रहे हैं। स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ किसी के अंदर होती है, किसी के नहीं अंदर होती है, तो उसके बेसिस पे उसका रिजेक्शन होता है, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर बोर्ड से रिकमेंड हो गया, सेम ही पर्सन दूसरे पर्टिकुलर बोर्ड से रिजेक्ट हो गया। मीन्स एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की जर्नी में क्या उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी घट गई या ऑफिसर लाइक क्वालिटी बढ़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे इस प्रोसेस में आपका हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। सामने वाला आपको किन चीज़ों के बेसिस पे जब जज कर रहा है ये आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन CAPF के
मामले में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो स्टूडेंट के हाथ में ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटर्न उसके हाथ में होता है, रिटर्न की वेटेज ज़्यादा है इन CAPF एज कंपेयर टू CDS। SSB में जो ऑफिसर हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या जो भी SSB कंडक्ट करवाते हैं, वो बाउंडेड नहीं है आपको रिकमेंड करने के। हो सकता है वो केवल एक बोर्ड से 6 ही कैंडिडेट को रिकमेंड करें, हो सकता है 3 को करें, इट डजेंट मैटर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। लेकिन CAPF में नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो एग्जाम क्लियर होता है स्टूडेंट्स का 6.5 टाइम्स, कभी कभी 6.2 टाइम्स, कभी कभी 6 टाइम्स, यू कैन रफली से कि 6 टाइम्स कैंडिडेट्स का एग्जाम पास होता है। 6.02 है वो, मैं 6.2 और 6.5 बोल गया। 6.02 टाइम्स, 6.05 टाइम्स, 6.07 टाइम्स ऐसा देखने को मिलता है। इट डिपेंड्स, जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ है उनका फिजिकल की कॉल आएगी। फिजिकल इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू CDS का जो SSB प्रोसेस है। 100 मीटर रहेगी, क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई फर्स्ट नहीं आना है, कोई सेकंड नहीं आना है। 800 मीटर होगी, देन आपका लॉन्ग जंप होगा, देन शॉर्ट पुट होगा, नेक्स्ट डे ही मेडिकल होगा। मेडिकल इज मोर लीनियंट इन CAPF। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो CDS में मेडिकल में बाहर कर दिए गए हैं और CAPF में एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। बहुत मशीन टेस्टिंग होती है, 5 डेज की प्रोसेस चलती है। CDS में मेडिकल की बात करें तो, CAPF में मेडिकल की बात करें तो केवल 3 घंटे 4 घंटे का गेम है। जो आपकी मशीन टेस्टिंग है वो बहुत कम है, आंखों की थोड़ी चेक कर लिया या लंग्स को चेक कर लिया, बस यही मशीन टेस्टिंग है। कुल मिला के CAPF की जो मेडिकल प्रोसेस है मोर लीनियंट है एज कम्पेयर टू CDS मेडिकल प्रोसेस। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, SSB के दौरान ही CDS का इंटरव्यू होता है, 30 मिनट चलता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। CAPF में 4 इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, UPSC उसका इंटरव्यू लेता है। CAPF में मीडियम मैटर नहीं करता कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन SSB में यू आर बाउंडेड टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश ओनली। वो बोलते भी हैं कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है और अगर आप कहीं अटकते हैं तो हिंदी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आपको वापस से इंग्लिश में आ जाना है। मीन्स पर्सनैलिटी टेस्ट में यहाँ पे मार्क्स होते हैं 150 CAPF में, और इट इज़ मोर लीनियंट एज कम्पेयर टू CDS। दोनों के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। CDS का जो इंटरव्यू रहता है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, उसके बारे में उसको कितनी जानकारी है इसके बेसिस पे, उसके पास्ट के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। CAPF में वहीं पे बात करें तो उसके प्रेजेंट के बेसिस पे उसको जज किया जाता है, उसको सोसाइटी की नॉलेज कितनी है, इंडिया की नॉलेज कितनी है, वर्ल्ड की नॉलेज कितनी है, उसके एरिया की नॉलेज कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, इस पे चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं फिर से कह सकता हूँ, अगर सिलेक्शन की बात करें तो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न CAPF का ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू CDS, और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो CAPF का सिलेक्शन स्टूडेंट के हाथ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CDS। CDS में स्टूडेंट के हाथ में होने के साथ साथ लक फैक्टर बहुत बड़ा गेम है। ये बात आप उन लोगों से पूछिए जिसने 10 बार SSB दिया है, 12 बार SSB दिया है, 15 बार SSB दिया है। अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वो 14 टाइम्स SSB दिया हुआ था, वो अब इंडियन आर्मी से भी रिकमेंड हो गया है और इंडियन एयरफोर्स से भी रिकमेंड हो गया है, FCAT एंट्री से भी रिकमेंड हो गया है। मतलब उसको खुद पता नहीं चल रहा कि ऐसी क्या क्वालिटी मिस कर रहा था वो, कि जो अब वो पर्टिकुलर हर जगह से रिकमेंड हो रहा है और पहले नहीं रिकमेंड हो पा रहा था। कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है इन चीज़ों में। सिलेबस की मैं बात करूं तो सेम, अगर आप CAPF का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो CDS का सिलेबस ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है। आज का जो समय ऐसा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। चीज़ें ऐसे नहीं है कि आपने बस यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख ली और आपका एग्ज़ाम हो गया या आपका सिलेक्शन हो गया। आज का समय ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 पेज के, 30 पेज के, 40 पेज के, 50 पेज के शॉर्ट नोट्स पढ़े और आपका एग्ज़ाम हो गया। इट्स ए कॉम्पिटेटिव फील्ड, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। यू हैव टू कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आपको उन लोगों को बीट करना है। योर रियल कंपटीशन उन स्टूडेंट से है। सेम अगर कोई स्टूडेंट पेपर 2 की CAPF की प्रिपरेशन करता है तो उसकी CDS की, SSB की भी आधी प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे कि जब वो ग्रुप डिस्कशन करता है तो उसके वो नॉलेज, जो पेपर 2 की नॉलेज है, वो पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। लेक्चरेट में वही टॉपिक्स जनरली होते हैं जो टॉपिक्स पेपर 2 में वो essay के लिए प्रिपेयर करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है अबाउट द CDS एंड CAPF तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।